जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपको पता होगा एक लिमिटेड कमाई आपकी आ रही है, आप भी चाहते हैं कि मेरी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो, एक्स्ट्रा कमाई मेरी भी हो, तो इस कारण क्या करते हैं, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन्स करने लग जाते हैं। तो शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन्स करने में कोई बुराई नहीं है जब तक आपके डिपार्टमेंट को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। दोस्तों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पर तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। यहाँ पर आपको जब भी आप अपने ब्रोकर के पास जाएंगे, आपको पता होगा शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपको किसी ब्रोकर के पास में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ता है। दोस्तों, जब भी आपने पैन कार्ड दे दिया, मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी सारी की सारी सूचना चली जाने वाली है। तो आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं तो कितनी लिमिट तक ही ट्रांजेक्शन्स करें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता ना लगे। पता लग जाए तो आपको नोटिस ना भेजे, कब आपको आईटीआर भरनी जरूरी है, कब आपको टैक्स देना है। तो इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की लिमिट आपको पता लग जाएगी। इसके साथ में ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल दोस्तों हमने बनाए हैं, उनको भी फॉलो करते जाइएगा। वहां पर काफी सारी इंफॉर्मेशन हम डालते रहते हैं। टैक्सीलेंट नाम का हमने एक नया चैनल यूट्यूब पर बनाया है जहां पर हम मनी की, फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं। उसको भी प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर ना करते हुए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आप शेयर मार्केट के अंदर कर सकते हैं, ये लिमिट जान लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने चाहते हैं या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने ट्रेडिंग करनी है, आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा लगाना है, तो कितने रुपए तक की लिमिट यहाँ पे डिफाइन की है, वो सारी की सारी चीजें आपकी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स, क्वेरी, क्वेश्चंस होते हैं, FAQs होते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितने तरह की इनकम आप कमा सकते हैं। सैलरी की इनकम, जो कि पेंशन की इनकम एक ही कैटेगरी में आती है। हाउस प्रॉपर्टी, दोस्तों अगर आपका कोई मकान, दुकान, प्लाट है, उसका कोई किराया आता है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। कैपिटल गेन, ये आपकी मेन शेयर मार्केट की इनकम होती है जिसमें कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची, वो भी कैपिटल गेन में आ जाती है। इसके अलावा PGBP, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हेड होता है। अगर आपने कोई माल बेचा, कोई सर्विस दी, कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो इसमें आ जाएंगे। ऊपर चारों कैटेगरी में अगर आपका कोई भी नहीं आता है तो अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपकी इनकम आ जाने वाली है। तो शेयर मार्केट के अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, किसी भी शेयर को 12 महीने से ज्यादा लेकर के रखते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम लेकर के रखते हो। इंट्राडे, आज लिया और आज ही बेचा। फ्यूचर एंड ऑप्शन तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO, कोई कंपनी पहली बार जब शेयर लाती है वो GMP पर लिस्ट होता है तो बहुत सारा प्रॉफिट आपको हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लक फैक्टर काम करता है। सभी लोगों को IPO नहीं मिलता है। म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हैं। हेजिंग होती है दोस्तों, एक खरीद लिया, एक बेच लिया, और कंपनी कई बार डिविडेंड भी दे देती है। तो शेयर मार्केट में इतने तरह से आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। मैंने आपको बताया शेयर मार्केट में जब भी आपको ट्रांजेक्शन्स करने होंगे आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा। ब्रोकर मैंने आपको बताया था, बहुत सारे ब्रोकर होते हैं जैसे कि जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, एंजल वन हो गया, पेटीएम हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, मोतीलाल ओसवाल, कितने तरह के आपके ब्रोकर होते हैं दोस्तों। इन ब्रोकर के पास जब भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आपसे वो क्या मांगेंगे, आपका पैन कार्ड मांगेंगे। पैन कार्ड क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी कुंडली चली जाती है। आजकल आपको पता है डिजिटल जमाना है तो बहुत सारी डेटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, बहुत सारी क्या, लगभग 99.99% इंफॉर्मेशन आपके पैन कार्ड के आधार पर जाती है। और उस ब्रोकर की जिम्मेदारी और लगा दी है कि ये व्यक्ति जब भी आपके पास अकाउंट खुलाएगा, कोई भी ट्रांजैक्शंस करता है, उसकी सूचना हमें आपको भेजनी है, हमें आपको सूचित करना है। तो उस शेयर मार्केट वाली कंपनी की ये जिम्मेदारी हो जाती है, उस ब्रोकर की जिम्मेदारी हो जाती है। अब मींस ए सिंगल शेयर परचेज्ड इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दोस्तों, अब आपने मान लीजिए कोई 400 रुपए का शेयर लिया, कोई 10 रुपए का भी शेयर आप ले लेते हो और उसको आप बाय कर लेते हो, तो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर आपकी ये ऑनलाइन शो कर जाएगी। ऑनलाइन कहां शो करेगी, ये होता है AIS और TIS, पिछले 4 सालों से एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, 2 इंफॉर्मेशन जो आपकी रिपोर्ट आपके ऑनलाइन पोर्टल पर बोलती है। इसके अलावा दोस्तों 26A में SFT के ट्रांजेक्शन्स हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो भी यहाँ पे बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी ने TDS काटा है, TDS कटेगा आपका डिविडेंड पर, तो वो भी 26A में शो होता है। तो ये हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि SFT रिपोर्ट, ये उस ब्रोकर को रिपोर्ट अपनी भरनी पड़ती है कि आपके पास किस व्यक्ति ने कितना कितना लेन देन किया है, उसको हम बता दें। तो 26AS की हम बात कर लें पहले। सेक्शन 285BA, ये जिम्मेदारी लगा दी है उस ब्रोकर की, भाई साहब आपने जो भी लेन देन किया है, हालांकि उस ब्रोकर वाइज ना आकर के CDSL
NSDL, जो भी आपका जिस डिपॉजिटरी के माध्यम से आपने शेयर्स खरीदे बेचे या आपने उसको रखा है, तो वो यहाँ पे शो होते हैं। तो वो म्यूचुअल फंड वाले हों, चाहे आपके ब्रोकर हों, शेयर वाले हों, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डेटा देंगे। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपने बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड परचेज किए 10 लाख से ज़्यादा के, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने रिलायंस के शेयर ले लिए 10 लाख से ज़्यादा के, तो ये सूचना क्या चली जाएगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 26 में शो होगी। 26 में बहुत सारे रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस होते हैं। और वहीं पर हम बात करें AIS और TIS के अंदर, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, यहाँ पे हर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस आते हैं। रिपोर्टिंग AS TS में आती है हर ट्रांजैक्शंस की जो आपने की है। मैंने आपको बताया, चाहे आप 1 रुपए का भी कोई शेयर खरीद लेंगे, कोई पेनी स्टॉक खरीद लेंगे, और वो भी आपके ऑनलाइन शो कर जाएगा। तो इस तरह से AIS TIS और 26 में तो 10 लाख से ऊपर ये डिविडेंड आएगा, लेकिन AS TS में आपका हर एक डाटा आ जाने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं लिमिट की। जैसे मैंने बताया, अगर एक कंपनी के शेयर आप 26 में लेते हैं तो 10 लाख से ज्यादा के बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप 10 लाख रुपए तक का ही शेयर खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप 1 करोड़ रुपए तक का भी शेयर खरीदें या 10 करोड़ रुपए का खरीदें, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई लिमिट इन्वेस्टमेंट पर नहीं है। आपके पास क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। मान लीजिए आपके फादर साहब ने आपको 20 लाख रुपए का गिफ्ट दिया और उस 20 लाख से अगर आप शेयर लेते हैं तो आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। अगर कोई पूछता है तो आप उसका रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, ये मेरी गिफ्ट डीड है, ये मेरे फादर से लिए थे। अगर आप ITR भर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो सेक्शन 148 काफी खतरनाक सेक्शन है दोस्तों, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। कब आ सकता है, कितना टाइम इसका होता है आने का, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट जो आपका है 1961, सेबी जो है, जो सभी को इनको मैनेज करती है, ऑपरेटर हो गया, आपका ब्रोकर हो गया, कंपनियां होगी, उनके ऊपर आदेश जारी करती है। बैंकिंग एक्ट है दोस्तों, अगर आपने बैंक में कितना लेन देन करना है, कैसे करना है, या कोई और लॉ है, उसमें कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, कहीं पर नहीं बताया है कि आपको 1 लाख रुपए की करनी है, 10 लाख की करनी है, या 20 लाख की, या 1 करोड़ की करनी है। आपका जितना मन करता है उतने रुपए की शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शंस करिए, लेकिन आपको उसका रिकॉर्ड रखना है कि आपके पास जो पैसा आया था वो कहां से आया था, लोन था, गिफ्ट था, उसके ऊपर जो कमाई हुई है वो आपको ITR में दिखानी पड़ेगी। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड भी मैंने आपको बताया दोस्तों काफी तरह के होते हैं। अगर एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का आप अगर 10 लाख से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पेमेंट करते हैं, खरीदते हैं, तो ये सूचना ऑनलाइन बोल जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों बायबैक की। बायबैक ऑफ शेयर पहले तक टैक्स फ्री होते थे, लेकिन इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने बायबैक ऑफ टैक्स के ऊपर भी, जो बायबैक ऑफ शेयर्स हैं उसके ऊपर भी आप ही को टैक्स अब देना पड़ेगा। तो इसकी रिपोर्टिंग, कोई कंपनी 10 लाख से ज्यादा का बायबैक लेती है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा और आपके 26 में वो बोल जाने वाला है। इसके अलावा आपको पता होगा RBI है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, काफी सारी कंपनीज हैं, बॉन्ड्स डिबेंचर्स जारी करती रहती हैं। तो एक अगर आपने 10 लाख से ज्यादा का बॉन्ड किसी कंपनी का खरीदा है तो उसकी रिपोर्ट भी आपके ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी। ये फॉर्म 26 में शो होगा। उसके बाद में देखा जाएगा आपने ITR भरी है या नहीं भरी है। ITR का जो रोल है काफी इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप अगर कोई कमाई करते हैं, यहाँ पे अगर आपको कोई कमाई हुई है तो टैक्स देने में मुझे लगता नहीं है किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए। लेकिन टैक्स देना कैसे है, आपको पता होगा, जो स्पेशल इनकम होती है, एक नॉर्मल टैक्स रेट की इनकम होती है। जो नॉर्मल वाली होती है वो ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम 2.5 लाख 3 लाख की लिमिट होती है। उसके बाद में आपको 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे टैक्स देना होता है न्यू टैक्स रिजाइम में। लेकिन अगर आपने किसी शेयर को 1 दिन से ज्यादा लिया और 12 महीने से पहले उसको बेच दिया तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। इस बजट के बाद में आपको उसके ऊपर 20% टैक्स देना है। और वहीं पर कोई शेयर आपने 12 महीने से ज्यादा लेकर के रखा तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोस्तों पहला 1,25,000 रुपए आपका माफ हो जाएगा। इसके बाद आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा, जो पहले 10% होता था, और ये जो 20% वाला पहले 15% होता था। और इंट्राडे कमाई आपने, ये स्पेकुलेशन बिजनेस, ये सट्टे की बिजनेस होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ये नॉर्मल बिजनेस होता है। और डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। इनको टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स रिजाइम जो ओल्ड और न्यू 2 तरह की होती है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ई कैंपेन चलाता है डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में आपके पैन कार्ड के आधार पर सारा डेटा बोल जाता है। और जब भी आपका साल खत्म होता है, फॉर एग्जांपल 31/3/24 को जो साल खत्म हुआ था, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 था, इसकी ITR भरने की लास्ट तारीख 31 जुलाई थी। आपको 31 जुलाई या जुलाई के महीने में इन्होंने बहुत सारे मैसेज भेज करके रिमाइंड कराया था। अगर
आपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको मैसेज भेजते हैं कि आपका ऑनलाइन कुछ डेटा बोल रहा है, आप अपनी ITR भर लीजिए। और वहीं पर अगर आप 31 जुलाई तक ITR नहीं भर पाते हैं तो 31 दिसंबर 2024 तक आप अपनी बिलेटेड ITR को आराम से भर सकते हैं। तो बिलेटेड ITR के टाइम भी आपको दिसंबर में एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि आप अपनी ITR भर लो। तो ये एक बड़ा मौका होता है कि डिपार्टमेंट खुद चल के आपको बोल रहा है कि आप अपनी ITR भर लो। अगर आप ITR भर देते हैं दोस्तों, ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं, आपको इस तरह का कोई मैसेज आया है और आपने ITR भर दी और वहां पर जितनी भी आपने कमाई करी थी वो सारी की सारी उसमें दिखा दी है और जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी थी उसका आपके पास में प्रूफ है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। किसी तरह का कोई नोटिस नहीं आएगा, आता है तो आप उसका प्रॉपर जवाब दे सकते हैं। अगर आपको लॉस हो गया है दोस्तों, शेयर मार्केट में ऐसा तो नहीं है कि हर व्यक्ति कमाई करेगा, बहुत सारे लोगों को लॉस हो जाता है। स्पेशली आप किसी ऐप को खोलते हो तो वहाँ लिखा आता है F&O के अंदर 90% लोग नुकसान खाते हैं। तो आपको अगर नुकसान हो गया है तो आप इसकी अनदेखी मत करें। अगर आपने इसमें लंबा चलना है तो हो सकता है आगे के सालों में आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट कहती है पहले इस लॉस का आपको फायदा दिया जाएगा। वो फायदा तब मिलेगा जब आप अपनी ITR ड्यू डेट में भर देते हो। और इसके अलावा आप अपने लॉस को पहले तो करंट ईयर के प्रॉफिट से सेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको एक शेयर के अंदर 1 लाख का लॉस हुआ और दूसरे शेयर में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो ये पहले एडजस्ट हो जाएंगे, उसे सेट ऑफ बोलते हैं। अगर कुछ बच जाएगा तो आगे के सालों में 8 सालों तक दोस्तों आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि अगर 8 सालों में कभी भी प्रॉफिट होता है तो उसका बेनिफिट ले सकते हो और आपको इनकम टैक्स का नॉन फाइलिंग का नोटिस भी नहीं आएगा। अगर आपने लेन देन किया, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना हुआ है वो डिपार्टमेंट को सूचना नहीं जाती है। डिपार्टमेंट को सूचना जाती है कि आपने इतने रुपए के ट्रांजैक्शंस कर लिए हैं, तो कमाई कितनी हुई है वो आपको खुद को चल करके बतानी पड़ेगी। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान दें, ITR भरना जरूर से सुनिश्चित करें। अगर आपने ITR नहीं भरी है और हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस किए हैं और आपके पास में प्रूफ है कि आपके पास जो पैसा आया था, हालांकि आपने इनकम कमाई है, फिर तो आपको ITR भरनी ही भरनी पड़ेगी। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ परचेज ही किए हैं। मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए के शेयर परचेज कर लिए हैं और आपने उनको बेचा नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, होल्डिंग कर दी है और आपने ITR नहीं भरी है। तो दोस्तों अगर आपको 30 लाख रुपए कहां से आए थे, आपने लोन लिया था, गिफ्ट थे या खुद का पैसा था, सोर्स है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोन, गिफ्ट, कैपिटल आपने बता दिया तो डिपार्टमेंट आपको कुछ परेशानी नहीं देने वाला है। लेकिन दोस्तों आपने ट्रांजेक्शंस करी, ITR नहीं भरे, डिपार्टमेंट ने रिमाइंड कराया जुलाई को, डिपार्टमेंट ने रिमाइंड कराया दिसंबर को, फिर भी आपने ITR नहीं भरी और ना ही आपने वहां पे रिप्लाई दिया, क्योंकि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के कई बार ऑनलाइन नोटिस आते हैं। तो आपको ये भी मैं रेकमेंड करूंगा, आप अपना ITR इनकम टैक्स का पोर्टल है वो टाइम पर लॉगिन करके देखते रहें। वहां पे ई कैंपेन आते हैं, ई प्रोसीडिंग आती है, तो उनको चेक करते रहें, कोई सूचना तो आपसे नहीं मांगी गई है। वहां पर आप अपनी मोबाइल और ईमेल ID को जरूर अपडेट कर लें, क्योंकि सारी सूचना ये मोबाइल और मेल पर ही भेजते हैं। आजकल हार्ड कॉपी नहीं आती है। मोबाइल नंबर, मेल ID अपडेट नहीं है तो उसको 2 मिनट के अंदर आप हमारी इस वीडियो को देख करके वो चेंज भी कर सकते हैं। लेटर यू कैन, अगर आपका केस फिर से खोला जा सकता है दोस्तों, अगर आपने अप टू 50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस किए हैं तो आपका असेसमेंट ईयर खत्म होने के 3 साल तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के 4 साल तक, और अगर आपकी ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा है तो असेसमेंट ईयर खत्म होने के 5 साल तक, मतलब 6 साल तक, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक आपको ये नोटिस भेज के पूछ सकते हैं कि आपने उस साल में इतना लेन देन किया था और आपके पास में ये पैसा कहां से आया था। एक और डाउट था काफी सारे लोगों का कि सेम अमाउंट मेरी बार बार रिपीट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास में 1 लाख रुपए था, उसने उसके शेयर खरीद के बेच दिए, उसने ऐसा काम पूरे फाइनेंशियल ईयर में 100 बार कर लिया, तो उसके ऑनलाइन 100 × 1 जो होगा वो 1 करोड़ रुपए का लेन देन बोलेगा कि इस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए के शेयर लिए और 1 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। तो इस केस में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि आपने इसके अंदर जो कमाई करी वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कराई है या आपने इंट्राडे की है। इंट्राडे की है तो आपका टर्नओवर कितना हो गया था, टर्नओवर हो गया था ज्यादा तो ऑडिट भी करानी पड़ सकती है और आप नॉर्मल बिजनेस की ITR 3 भी भर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था तो आप ITR 2 भर करके जितनी भी इनकम हुई 3 लाख के बाद उसके ऊपर आपको 20% टैक्स दे देना है। डिपार्टमेंट आपको परेशान नहीं करने वाला है। तो एक ही की जो अमाउंट बार बार यूज हो रही है उसका प्रूफ है, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक से जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रखें, कोई दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं रहने वाली है। इसके बाद में बट यू नीड टू शो एक्चुअल इनकम, मैंने आपको बता दिया, ट्रांजेक्शन जो भी करें ब्रोकर की रिपोर्ट आ रही है और उसके ऊपर आपको टैक्स दे देना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, AIS, TIS या 26 के अंदर कुछ शेयर आपने खरीदे, मान लीजिए 1 लाख रुपए के, और ऑनलाइन आपका ब्रोकर बोल रहा है कि आपने 10 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, जितने रुपए के आपने खरीदे उतने ही आपको दिखाएंगे। तो आप सबसे ज्यादा तो रेलेवेंट आपकी ब्रोकर की रिपोर्ट होती है। जब भी आप लेन देन करेंगे तो आपको पता है आपका ब्रोकर आपको रिपोर्ट देता है, तो उसके अंदर जो डेटा है उसके हिसाब से आपको चलना है। AS, TS में कुछ गलत आ रहा है, डाटा रॉन्ग आ रहा है या डबल आ रहा है, एक ही शेयर 2 बार दिखाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहां पे फीडबैक दे देंगे, फीडबैक में वहां दे देंगे इन्फॉर्मेशन आधी सही है, आधी गलत है, रॉन्ग है, मेरी नहीं है, अलग पेन की है, अलग साल की है, वो आपकी बात को
मान सकते हैं। इसके बाद में ITR कब भरनी जरूरी है, वैसे मैंने आपको बता दिया था। ITR आप अगर ओल्ड टैक्स रेजाइम में जाते हो, सारी की सारी छूट लेने से पहले आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है तो ITR जरूर भरें। न्यू टैक्स रेजाइम में 3 लाख से ऊपर जरूर भरें। अगर आपको लॉस हो जाता है, फिर तो आपकी इनकम ही नहीं हुई, फिर तो आप ITR भरें ही ना। लेकिन फिर भी हम रेकमेंड करेंगे, आपके ट्रांजेक्शन जस्टिफाई हो जाएंगे, आपका लॉस आगे के सालों में आप एडजस्ट कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इतनी इनकम के बाद तो आप ITR भरें। इतनी इनकम से कम है इनकम तो भी आप ITR भरना सुनिश्चित करें। ITR के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, IPO, म्यूचुअल फंड अगर आप काम करते हैं तो ITR 2 का फॉर्म आप भर सकते हैं। वैसे तो कॉमन ITR के फॉर्म न जाने कब आ जाएं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है, करेक्ट ITR का फॉर्म भरना है। कई बार गलत ITR का फॉर्म भर देते हैं, डिपार्टमेंट आपकी 139(9) के अंदर आपकी ITR डिफेक्टिव कर देता है। ये माना जाता है कि आपने ITR भरी ही नहीं है। इसके बाद में अगर आप बिजनेस का ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने बताया इंट्राडे आपका बिजनेस होता है, ये आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है, तो इस स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर आपको ITR 3 भरनी है। F&O करते हैं दोस्तों, या तो करें मत करें तो पूरी सावधानी से पूरी जानकारी के साथ इसको करना है। हैजिंग करते हैं तो इसके अंदर आपको ITR 3 भरनी है। कमोडिटी का काम करते हैं दोस्तों, MCX में काम करते हैं तो भी आपको ITR 3 का फॉर्म भरना है। इसके बाद आपकी अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है तो मेक श्योर करें पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट करवानी है, उसके बाद ही आपको अपनी ITR भरनी है। रिकॉर्ड सारे के सारे आपको मेंटेन करने हैं। आपको किसी के भी टिप्स पे डिपेंड नहीं करना है। कोई एजेंट बोलता है, कोई ब्रोकर बोलता है कि इस शेयर में पैसा लगा दो आपका डबल हो जाएगा, आप अपनी रिसर्च खुद करें, आप अपने टेक्निकल फंडामेंटल को जरूर देखें। दोस्तों अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जब भी आप अपना वो साइन करते हैं अपना एग्रीमेंट, या जब ज्वाइन करते हैं तो आपको बोला जाता है कि किसी तरह का और बिजनेस आप नहीं करेंगे। इंट्राडे और जो F&O होती है वो क्या होती है, बिजनेस की इनकम होती है। जब आप ITR भरेंगे तो ITR आपको 3 भरनी पड़ेगी और ITR 3 बिजनेस की इनकम कहलाती है। तो मेक श्योर करें ITR 3 ना भरें, आप बिजनेस ना करें। अगर आपने करना ही है इंट्राडे तो आप अपने नाम से ना करें, आप अपने स्पाउस के नाम से, चाइल्ड के नाम से, मदर फादर के नाम से ये काम कर सकते हैं। आप अपना फैमिली मेंबर का पैन कार्ड यूज करें। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर घर में 4 जने हैं, चारों की इनकम ऑन रिकॉर्ड आ रही है तो 5वां HUF का खाता आप खोल सकते हैं, उसका अलग पैन कार्ड बन जाएगा। HUF के क्या बेनिफिट है, कैसे बनता है, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी देखना सुनिश्चित करें। गिफ्ट दे सकते हैं फंड अपने रिलेटिव को, उससे भी आप कमाई कर सकते हैं। ITR मैंने आपको बता दिया, ITR 2 भरें या 3 भरें, 1 नहीं भरनी है, 4 आपको नहीं भरनी है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन्स को चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपने अपने ब्रोकर के हिसाब से आपको उसको ट्रांजेक्शन्स को दिखाना है। टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लें दोस्तों, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इन फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा शेयर करते हैं, कमाई करते हैं, नहीं करते हैं, क्या रूल है, कितनी लिमिट आपके लिए रहने वाली है। और दोस्तों कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम के चैनल हमने बना दिए हैं, उनको भी फॉलो करना ना भूलें। टैक्सीलेंट नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम फाइनेंस की, मनी की, इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।